तो चलिए आइए अब हम लोग हिंदी सब्जेक्ट का एक और चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है जीजी विशा की विजय। कैलाश चंद्र भाटिया जी द्वारा यह लिखा गया है। सबसे पहले हम लोग जीजी विशा की विजय पाठ का सार समरी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पूरा का पूरा हम चैप्टर पढ़ेंगे आपके लिए। ध्यान से सिर्फ 2 बार वीडियो को आपको सुनना है, ठीक है, और अच्छे से आपको ये याद हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आंसर्स भी हम आपको दे देंगे, अच्छे से एग्जाम में लिखिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जीजी विशा की विजय पाठ का सार। इस पाठ के रचनाकार प्रोफेसर कैलाश चंद्र भाटिया ने इस पाठ में उल्लेख किया है कि उनकी प्रथम भेंट डॉक्टर रघुवंश से जयपुर अधिवेशन में हुई थी और लेखक यह देखकर दंग रह गया कि एक साहित्य का प्रतिष्ठित नायक नाम अपने पैर से पन्ने पकड़कर बड़ी तेजी से लेखन कर रहा है और लेखक अपने विद्यार्थी जीवन में इनके बारे में सुनता आ रहा था। लेखक को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लेखन कार्य में सक्रिय विद्वान अपने दोनों हाथों से लाचार था। कोपामऊ हरदोई निवासी श्री राम सहाय के घर में जन्मे रघुवंश सहाय वर्मा को हिंदी साहित्य में डॉक्टर रघुवंश के नाम से स्थापित कर दिया गया। डॉक्टर रघुवंश की लेखकीय तत्परता को देखकर लेखक सोचने पर विवश हो गया कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसके माध्यम से डॉक्टर रघुवंश विपरीत परिस्थितियों में भी लेखन कार्य में निरंतर आगे बढ़ते ही गए। यह सत्य है कि डॉक्टर रघुवंश ने अपने साहसी मन की प्रेरणा के कारण अपनी विकलांगता को भुलाकर लेखन को जीवन का आधार बना लिया और मजबूत हाथ लेकर जन्म लेने वाले लोगों को पीछे करते हुए मात्र अपने पैरों की सहायता से ही सारगर्भित लेखन समाज को अर्पित किया। केवल मन की मजबूती के कारण ही वह सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित हुए। डॉक्टर रघुवंश के साहस को देखकर महाकवि प्रसाद की ये पंक्तियां इस संदर्भ में सार्थक लगती हैं। मन जब निश्चय सा कर लेता कोई मत अपना बुद्धि देव बल से प्रमाण का सतत निखरता सपना। डॉक्टर रघुवंश का नव उत्साह से भरपूर मन सदा ही लेखन कार्य सेवा कार्य में रमता रहा और उनके जीवन में स्वच्छता की भावना भी उनके स्वभाव का महत्वपूर्ण अंग रही है। जीवन में सब कुछ संभव हो पाने के पीछे उनका मजबूत मन तथा संकल्प शक्ति भी है, क्योंकि मन ही संकल्पशील होकर सक्रिय हो उठता है और संकल्प ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा मानी गई है। संकल्प के बिना कुछ भी संभव नहीं होता, चाहे वह सृजन हो चाहे कुछ और, लेकिन संकल्प ही वह गुण है जिसमें मन की दृढ़ता, इच्छा, विचार चिंतन और विमर्श आदि सभी विद्यमान होते हैं। मनुष्य का मन संकल्प शक्ति से ही संचालित होता है और गुण के रूप में संकल्प ही मन का लक्षण भी माना गया है। सदा संकल्प शक्ति मनुष्य में नव प्राण फूंकती है और साथ ही जीवन को नया अर्थ भी प्रदान करने में सहायक होती है। समाज में जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक आत्मविश्वास के साथ कार्य करता है, उसकी योग्यता उसके कार्यों से ही स्पष्ट होती है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में हिंदी साहित्य कोश के निर्माण कार्य में डॉक्टर रघुवंश को संपादक मंडल में सम्मिलित किया गया और डॉक्टर रघुवंश ने कोश के लिए लेखन कार्य भी किया। यही कारण है कि ये दोनों हाथ न होने के बाद भी डॉक्टर रघुवंश सदा अपने आत्मविश्वास, कर्तव्य निष्ठा और आत्मबल के गुणों के कारण निरंतर आगे बढ़ते रहे और साहित्य जगत को अपनी सेवाओं अर्पित
करते रहे और अपनी योग्यता और क्षमता के बल पर निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होते रहे। डॉक्टर रघुवंश की प्रेरणा से क ख ग नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें संपादक मंडल में डॉक्टर रघुवंश रहे और साथ ही इस पत्रिका के संयोजक भी रहे। डॉक्टर रघुवंश ने अपनी लगन और आत्मविश्वास के बल पर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया और इनकी कृति मानव पुत्र, ईसा, जीवन और दर्शन प्रकाश में आई। जीवनी विद्या पर लिखी गई यह पुस्तक हमारे समाज के लिए उपयोगी है और इस कृत पर आपको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भगवान दास पुरस्कार प्राप्त किया गया। बिरला ट्रस्ट द्वारा शंकर पुरस्कार, उत्तर प्रदेश शासन का सर्वोच्च भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया गया। अपने जीवन में डॉक्टर रघुवंश ने विकलांगता को महत्व न देकर अपने लक्ष्य और आत्मबल के कारण ही हाथ न होते हुए भी पैरों से लिखाई करके हिंदी जगत में एक कीर्तिमान स्थापित किया और अनेक पुरस्कार, पदक व सम्मान भी प्राप्त किए। ठीक है, आइए अब हम लोग ये समरी था, पूरा चैप्टर पढ़ना भी जरूरी है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। शायद आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले होंगे जिन्होंने अपनी शारीरिक अशक्तता को ताक पर रखकर ऐसे कार्य किए जिनसे उनकी क्षमता का लोहा पूरे देश ने माना और वे मिसाल बन गए। मतलब कि वो शरीर से दिव्यांग थे लेकिन फिर भी वो इतना अच्छा काम किए कि पूरा दुनिया ये माना कि भाई बहुत ही ज़्यादा ये विद्वान व्यक्ति हैं और इनका काम बहुत ही अच्छा है। जीवन में बहुत से लोग हमारे संपर्क में आते हैं, परंतु उनमें कुछ एक ऐसे भी होते हैं जिनके प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व को हम उनकी विशेषताओं के कारण कभी भूल नहीं पाते। उनकी स्मृति हमारे मानस पटल पर सदैव उजागर होती रहती है। ऐसे व्यक्तित्व को उचित प्रकार से स्मरण करना ही संस्मरण है। आइए प्रस्तुत पाठ में अक्षमता को मात देने वाले जिजीविषा और संकल्प शक्ति से जुड़े साहित्यकार और विचारक डॉक्टर रघुवंश के व्यक्तित्व के बारे में एक महत्वपूर्ण संस्मरण पढ़ते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं ये पाठ पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे। दिव्यांगता के बावजूद एक अद्भुत व्यक्तित्व के संकल्प और अध्यवसाय जैसे गुणों पर टिप्पणी कर सकेंगे। डॉक्टर रघुवंश के व्यक्तित्व के और कृतित्व का उल्लेख कर सकेंगे। दिव्यांगों के साथ सहयोग एवं सम्मान के महत्व को प्रतिपादित कर सकेंगे। भाषा शैली पर टिप्पणी कर सकेंगे। संस्मरण विद्या के स्वरूप को स्पष्ट कर सकेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आंसर्स है। अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आंसर्स आपको मिले तो 9051378712 इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन आंसर्स, नोट सब कुछ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग मूल पाठ की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, मूल पाठ पढ़ने से पहले कुछ वर्ड मीनिंग्स आप लिख लीजिए, शब्दार्थ, ये आपको काम आएंगे। ठीक है, ऐसे ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये डॉक्टर रघुवंश जी की का फोटो है। ठीक है, शब्दार्थ देखिए। जिजीविषा, जीने की इच्छा। सक्रिय, क्रियाशील। निकटस्थ, समीप, करीब। निरंतर, लगातार। प्रावधान, नियम, चलन। और शब्दार्थ लिख लीजिए, ये सब लिख लीजिए एक जगह। चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सब वर्ड आएगा तो आपको समझने में आसानी होगी। चीति, जागृति। संज्ञान, ज्ञान सहित। प्रवेक्षण, निरीक्षण। समुच्चय, सुगठित। नव, नया। वल्कल, वृक्ष की छाल का कपड़ा।
वत्सल, बच्चों से प्रेम करने वाला। सर्पिल, सांप जैसा घुमावदार। अवधान, ध्यान, मनोयोग, मन की एकाग्रता। बाह्य, बाहरी। देय राशि, देने के लिए धन। विस्मयकारी, आश्चर्यजनक। सुचिता, पवित्रता। परिलक्षित, दिखाई देना। सृजनात्मक, निर्माणकारी। चैतन्य, चेतना, जागृति। मनीषियों, ज्ञानी, विद्वान, विचारशील। व्याख्यान माला, कई व्याख्यान एक के बाद एक होना। समसामयिक, वर्तमान समय के संदर्भ में। सौम्य, शीतल, स्निग्ध। कर्मयोगी, कर्म में लगा व्यक्ति। अप्रत्याशित, आकस्मिक, जिसकी आशा न हो। विकीर्ण, फैला हुआ। योजकता, मिला हुआ। सर्वोच्च, सबसे ऊंचा। प्रतिमान, नमूना, मानक। ठीक है, देखिए ये चैप्टर में बहुत सारे वर्ड मीनिंग है, इसलिए मैं पहले एक एक करके आपको सब लिखवा दे रहा हूँ, फिर आप चैप्टर एक बार में हम लोग पढ़ेंगे। अन्वेषण की, खोज, खोजी। अन्वेषण की वृत्ति, खोज या खोजी स्वभाव। कारागार, जेल। अभूतपूर्व, जो पहले न हुआ हो। भ्रामक, भ्रम पैदा करने वाला। अनुकरण, नकल, पीछे चलना। प्रतिद्वंदिता, मुकाबला करने की अवस्था। वैशिष्ट्य परीक्षण, परीक्षा लेने के लिए विशेष कार्य। आगे देखिए। प्रखर, तीव्र बुद्धि वाला। दिग्दर्शन, दिशा दिखाना। संपृक्त, डूबा हुआ। उन्मुख, जिसका मुख उस ओर हो। उत्सुक, तैयार। प्रतिष्ठित, सम्मान प्राप्त। ठीक है, बस इतने ही वर्ड मीनिंग्स थे इसमें। अब हम लोग चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम लोग मूल पाठ पूरा पढ़ेंगे। वीडियो को बस 2 बार आपको सुन लेना है, ठीक है, अच्छे से याद हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मूल पाठ। जीजी विशा की विजय, जीने की इच्छा की विजय। जीजी विशा का मतलब क्या होता है? जीने की इच्छा। ठीक है, आइए। मन में समाहित जीवन लालसा ने ही गोपामऊ हरदोई निवासी श्री राम सहाय के घर में जन्मे बालक रघुवंश सहाय वर्मा को हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध विद्वान आचार्य डॉक्टर रघुवंश के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। मेरी डॉक्टर रघुवंश से सर्वप्रथम भेंट भारतीय हिंदी परिषद के जयपुर अधिवेशन में 1954 में हुई। रामनिवास बाग के भव्य हॉल में अधिवेशन संपन्न हो रहा था। मैं तो देखते ही दंग रह गया कि एक व्यक्ति पैर से निरंतर तेजी से लिखता जा रहा है। जब वहां विद्वान अन्य विद्वानों से उनका परिचय प्राप्त हुआ तो ज्ञात हुआ कि यह तो वही डॉक्टर रघुवंश है जिनके विषय में विद्यार्थी जीवन में सुनता आया हूं, पर यह नहीं मालूम था कि लेखन कार्य में इतना सक्रिय विद्वान दोनों हाथों से लाचार है। तब तक उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए तथा 1948 में हिंदी साहित्य के भक्ति काल और रीति काल में प्रकृति और काव्य विषय पर डीएफएल की उपाधि प्राप्त कर ली थी। भाई डॉक्टर रमानाथ सहाय ने बातचीत के दौरान सूचित किया कि वह जब संस्कृत में एमए कर रहे थे तब डॉक्टर रघुवंश हिंदी में एमए कर चुके थे और संस्कृत की कक्षाओं में उपस्थित रहते थे। उसी विश्वविद्यालय में वह प्रधानाध्यापक बने। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निकष्ट होने के कारण वह सक्रिय रूप से भारतीय हिंदी परिषद से जुड़ चुके थे
और इसके मंत्री थे। मैं यह देखकर चकित रह गया कि इतने विशाल समुदाय में इतने सक्षम लेखकों के होते हुए भी पूरी कार्यवाही की निरंतर रिपोर्टिंग डॉक्टर रघुवंश ही बड़ी तेजी से अपने पैरों से कर रहे थे। एक व्यक्ति इतना अधिक सक्रिय रह सकता है, यह आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त था। साधारणतः परीक्षा में भी ऐसे बालकों को कोई लेखक देने का प्रावधान है और डॉक्टर रघुवंश ने अपनी सूझबूझ से ऐसी पद्धति विकसित कर ली थी कि जो प्राय देखने को नहीं मिलती। इस पद्धति से उन्होंने सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण की। इसमें दो राय नहीं है कि उन्हें प्रेरणा मिली हिंदी भाषा और साहित्य के प्रकाश स्तंभ डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा से, और अभूतपूर्व सहयोग और सहायता मिली डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी से। संयोग से एलनगंज में डॉक्टर रघुवंश और डॉक्टर चतुर्वेदी साथ ही एक घर में निवास करते थे और बैंक रोड स्थित अपना अपना स्थायी आवास भी पड़ोसी के रूप में बनवाया, जहां अब दोनों ही निवास कर रहे हैं। लेकिन यह सब तो प्राप्त हुआ इलाहाबाद आने के बाद ही। मैं निरंतर सोचता रहा कि आखिर कौन सा तत्व है जिससे रघुवंश विपरीत परिस्थितियों में भी आगे ही बढ़ते गए। काफी सोच विचार के बाद मत बनाया कि हो न हो उन्होंने अपने मन में कुछ बनने की ठान ली हो। एक बार दिल्ली में मन क्या है विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी। देश विदेश के विद्वानों वैज्ञानिकों ने गंभीर विचार विमर्श कर मन को प्रभावित करने की चेष्टा की। यह माना गया कि मन मस्तिष्क नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार मस्तिष्क शरीर के भीतर एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है जिसमें बहुत कुछ घटता रहता है। मस्तिष्क की तरंगों को कोई चेतना, कोई चिति, कोई संज्ञान की संज्ञा देता है। कल्पना करना, अतीत में जाना, अवधान, पर्यवेक्षण, विचारणा आदि अभिक्रियाओं का संपादन मस्तिष्क करता है, जिनके समुच्चय का नाम मन है। मन को विद्वानों ने 3 मंजिला भवन नववल्कल, वत्सल, सर्पिल माना है। लगता है अंतर्दृश्य अनुभवों के केंद्र मन सर्पिल में ही उन्होंने पक्का विचार बना लिया होगा। उन्होंने जो लेखन कार्य किया वह बहुत से उन विद्वानों से भी संभव नहीं हो सका जिन्होंने मजबूत हाथ लेकर जन्म लिया। मात्र मन की मजबूती से ही कालांतर में वह सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित हुए। हर समय मुझे महाकवि प्रसाद की पंक्तियां स्मरण आ रही हैं। मन जब निश्चित सा कर लेता कोई मत सा अपना, बुद्धि देव बल से प्रमाण का सतत निखरता सपना। यह मन ही तो है जिसमें चाह है, लक्ष्य है, वहीं से उसमें पवित्रता, कोमलता व प्रियता है। उनका नव उत्साह से भरा मन हमेशा लेखन कार्य, सेवा कार्य में रमता है। हर प्रकार की स्वच्छता की भावना उनके स्वभाव का अभिन्न अंग रही। बहुत से लोगों में यह स्वच्छता बाह्य रूप में ही मिलती है, पर डॉक्टर रघुवंश बाह्य रूप और आंतरिक रूप में तो स्वच्छ ही हैं। अर्थ संबंधी मामलों में भी स्वच्छ हैं, जो आजकल कम दिखाई देता है। किसी युक्ति से वह रिक्शा में बैठने से पूर्व उस चालक की देय राशि निकालकर रख लेते हैं। वह विस्मयकारी है जिससे उनको साथ ले जाने वाले व्यक्ति अपने पास से रुपए न दे दें। अर्थ की सूचिकता के वह ज्वलंत उदाहरण है।
उनके रहन सहन वह व्यक्तित्व में जितना स्वच्छता मिलती है, उसका स्पष्ट प्रभाव उनके द्वारा संपादित कार्यों में परिलक्षित होता है। यह सब कुछ संभव हो पाने के पीछे मजबूत मन तो है ही, साथ ही वह संकल्प शक्ति भी है जो उन्होंने स्वतः ही धारण कर ली थी, क्योंकि मन ही तो संकल्पमय होकर सक्रिय हो उठता है। संकल्प ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा है। डॉक्टर रघुवंश ने जीवन में जो सर्जना की वह सब कुछ इसी कारण है, क्योंकि सृजनात्मक चैतन्य ही तो संकल्प है। फिर सर्जना चाहे किसी भी प्रकार की हो, संकल्प के बिना संभव ही नहीं। संकल्प ही तो चेतना का वह गुण है जिसमें मन की दृढ़ता, इच्छा, विचार, चिंतन, विमर्श विद्यमान रहते हैं। गुण के रूप में संकल्प ही मन का लक्षण है। मनुष्य मात्र इस संकल्प से ही संचालित होता है। इसको ही शोपेनहावर ने जीने का संकल्प, नीत्शे ने शक्ति संकल्प और विलियम जेम्स ने श्रद्धा का संकल्प बताया है। उसकी कुछ भी व्याख्या करें, संकल्प शक्ति ही मन में जागृत होती है और व्यक्ति के जीवन में नया प्राण फूंकती है, उसके जीवन को अर्थ देती है। तभी तो मनीषियों ने सर्व संकल्प मूलम स्वीकार किया है। इस संकल्प शक्ति के कारण ही डॉक्टर रघुवंश निरंतर लिखते रहे। तंतु जाल, अर्थहीन छायालय, कथा साहित्य, हरी घाटी, यात्रा संस्मरण, मानस पुत्र ईसा जीवनी, नाट्य कला, साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य आदि कृतियां प्रकाशित हुईं। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में जो विशिष्ट व्याख्यान माला के अंतर्गत भाषण दिए, उनको संस्थान ने ही समसामयिक हिंदी कविता और आलोचना शीर्षक से प्रकाशित किया। हमेशा उनका व्यक्तित्व सौम्य रहा। व्यक्ति की वृत्ति ही प्रसन्नता के रूप में ले लेती है, उसके बाद स्वतः ही सौम्यता झलकती है और चेहरा तेज से दमकता है। प्रसन्न वृत्ति सौम्यत्व, आगे देखिए, मैं किसी से कम नहीं हूँ, यह भाव प्रारंभ से ही उनमें विद्यमान रहा। सच्चे अर्थों में वह कर्मयोगी रहे। शारीरिक दृष्टि से छोटा नहीं, अप्रत्याशित बाधा होते हुए भी मन क्रम में निरंतर रत रहा और नव नव प्रकाश विकिरण होता रहा। डॉक्टर रघुवंश को अधिक निकट से देखने का सौभाग्य मुझे 1963 में मिला। इस बार भी भारतीय हिंदी परिषद का अखिल भारतीय अधिवेशन था। यह अधिवेशन डॉक्टर नगेंद्र की अध्यक्षता में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ, जिसका उद्घाटन महादेव जी ने किया। परिषद के विविध क्रियाकलापों से जुड़े होने के कारण डॉक्टर रघुवंश पर विशेष उत्तरदायित्व था और मैं विश्वविद्यालय में कार्यरत था। उस समय उनकी कार्य पद्धति से अधिक अवगत हुआ। जो आत्मविश्वास पूर्वक कार्य करता है, उसकी योग्यता तो उसके कार्यों से प्रकट होती है। यही कारण है कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में जब हिंदी साहित्य कोश का निर्माण प्रारंभ हुआ, तो डॉक्टर रघुवंश न केवल संपादक मंडल में रहे, वरन उस परियोजन में का संयोजकत्व भी किया। उन्होंने कोश के लिए लेखन कार्य भी किया। हिंदी साहित्य कोश के प्रकाशन में उनका बड़ा योगदान रहा। किसी भी प्रयोजन का विकास कर उसको ऊंचाई तक ले जाना और उसके लिए अपने को न्यौछावर करते रहना उनका स्वभाव बन गया। योजकता, आत्मविश्वास, आत्मबल, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का
संबल लेकर वह निरंतर आगे बढ़ते ही गए। समझौतावादी प्रवृत्ति उनमें कभी नहीं रही। अपनी योग्यता और क्षमता के बलबूते पर वह निरंतर अग्रसर हुए और सर्वोच्च पद से अवकाश प्राप्त कर उच्च शिक्षा संस्थान शिमला में प्रतिष्ठित रहे। वहां रहते हुए भी उन्होंने अपने प्रतिमान स्थापित किए। लेखन के साथ साथ निरंतर संपादन कार्य भी किया। भारतीय हिंदी परिषद के मुख्य पत्र अनुशीलन का अनेक वर्षों तक संपादन किया। प्रारंभ से ही वह विद्रोही व जुझारू प्रकृति के रहे। लोहिया जी की विचारधारा से वह प्रभावित रहे। देश में आपातकाल की घोषणा के बाद उन्होंने कारागार से जो पत्राचार किया वह पत्र विधा की अभूतपूर्व कृति बन गई और बाद में जेल और स्वतंत्रता शीर्षक से प्रकाशित हुई। इस प्रकार डॉक्टर रघुवंश मन जिसका मजबूत के जीते जागते उदाहरण रहे। डॉक्टर रघुवंश के व्यक्तित्व का मूल्यांकन अधूरा रह जाएगा यदि उनके विचारक रूप को न समझा जाए। उनके प्रत्येक आलेख में उनकी मौलिकता तो झांकती ही है, पर विचारक का रूप सबसे अधिक मुखर हुआ जब विचारों का त्रैमासिक क ख ग उनके प्रयासों से प्रारंभ हुआ। वह इसके संपादक मंडल में से भी थे और संयोजक भी थे। जुलाई 1963 के प्रवेशांक में दृष्टिकोण के अंतर्गत उनका सुविचारित आलेख नए राष्ट्र और वर्तमान की चुनौती प्रकाशित हुआ, जिसके कुछ अंश आज 3 दशक के बाद भी सामयिक होने के कारण उद्धृत करना चाहता हूँ। इसका सार संक्षेप देने में मूल भाव के ओझल होने का खतरा है। अतएव कुछ उपयोगी अंश इस प्रकार है। यदि सचमुच एशिया और अफ्रीका को विकसित होना है तो अपने सभी प्रश्नों को निजी संदर्भ में रखकर देखना चाहिए। विकास की यह पद्धति मूलतः भ्रामक है कि जिस रेखा में किसी दूसरे देश की उन्नति की है उसी रेखा पर आगे बढ़ा जा सके। विकास की रेखा का प्रत्येक बिंदु आगे आने वाले बिंदुओं को अग्रसर करने में सहायक हुआ है, स्वयं पीछे रहकर, पिछड़कर। ऐसी स्थिति में दूसरा व्यक्ति या राष्ट्र अपने विकास के लिए उस रेखा का अनुकरण करना चाहेगा तो वह सदा के लिए अनुवर्ती बना रहेगा, पिछड़ा रहेगा। विकास की प्रतिद्वंदिता में और बिना प्रतिद्वंदिता के विकास कभी संभव नहीं होता। सदा अपनी स्वतंत्र रेखा खींचनी होगी, अपना निजी मार्ग बनाना होगा। वह कितना ही छोटा प्रयत्न क्यों न लगे, परंतु एक ओर तो उस रेखा पर हमारी दृष्टि विकसित राष्ट्रों के उच्चतम बिंदु पर रह सकेगी और दूसरी ओर हमारी सृजनात्मक प्रतिभा को पूर्ण मुक्ति मिल सकेगी। एशिया अथवा अफ्रीका के सभी स्वाधीन देशों को यूरोप की बौद्धिक पराधीनता से मुक्त होकर अपनी निजी प्रतिभा का अन्वेषण करना होगा और अपने निजी वैशिष्ट्य के बिना उनके विकास की संभावना पर विचार किया ही नहीं जा सकता। आर्थिक सहायताओं से अविकसित देशों की आर्थिक नीति, औद्योगिक पद्धति तथा विकास की दिशा निर्धारित हो जाती है। ये देश बिना मौलिक रूप से विकसित हुए ही विकास का अनुभव करने लगे हैं और बिना संतुलित संपन्नता का आभास पाने लगे हैं। चिंतन के दो पक्ष हैं। चिंतन के क्षेत्र में शुद्ध सैद्धांतिक ज्ञान और राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोगों और परीक्षणों की निश्चित योजना। चिंतन के क्षेत्र में निर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीयता के आधार पर आगे बढ़ा जा सकता है और विज्ञान तथा प्रविधि के क्षेत्र में मौलिक तत्वों, सिद्धांतों
तथा पद्धतियों के आधार पर अग्रसर हुआ जा सकता है। रूस और जापान ने यही करके दिखा भी दिया है। अपने मौलिक वैशिष्ट्य तथा सृजनात्मक प्रतिभा के सहारे आगे बढ़ना है। उनके विकास के मार्ग वही भाग होगा। निष्कर्ष रूप में डॉक्टर रघुवंश ने इस लंबे आलेख में घोषणा की, आज इन नई स्वाधीनता प्राप्त और विकास की कामना करने वाले राष्ट्र की सबसे बड़ी मांग होनी चाहिए बौद्धिक मुक्ति और मौलिक सृजनशीलता का अवसर। बौद्धिक जागरूकता के लिए क ख ग का प्रकाशन महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। ईमानदारी से सोचने व कहने की शुरुआत इस पत्रिका के माध्यम से हुई, जिसका श्रेय डॉक्टर रघुवंश के विचारक रूप में को है। डॉक्टर रघुवंश का विचारक रूप निरंतर प्रखर होता गया, जिसका दीर्घदर्शन उनकी कृति मानव पुत्र ईसा जीवन और दर्शन में हुआ। इस कृति में ईसा की दया, करुणा और क्षमा को भारतीय परंपरा से संपृक्त कर व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। हिंसा, प्रतिशोध और स्वार्थ के अंधकार से घिरे आज के विश्व के सामने ईसा का जीवन और दर्शन दोनों ही प्रकाश की ओर उन्मुख करता है। निश्चय ही भारतीय ज्ञान परंपरा के इस रंग से इससे समानता रखते हैं। मनुष्य जाति के कल्याण और उसके आसपास के मौलिक विश्व की भलाई के लिए उपयुक्त सत्य पाने की ओर प्रयास किया गया है, जिसमें अन्वेषण की वृत्ति भी है। यह जीवनी विदा में लिखी गई पुस्तक हमारे समाज के लिए परम उपयोगी है, जिस पर धर्म दर्शन के लिए 1985 का श्री भगवान दास पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा डॉक्टर रघुवंश को दिया गया। डॉक्टर रघुवंश को यही सम्मान नहीं मिला, उनको अनेक अन्य सम्मान भी मिलता रहे, जिनमें से बिरला ट्रस्ट द्वारा दिया गया शंकर पुरस्कार सर्वोच्च है। सन 1994 में उन्हें उत्तर प्रदेश शासन का प्रतिष्ठित भारतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। सहाय परिवार में असहाय स्थिति में उत्पन्न होते हुए मन की मजबूती व संकल्प शक्ति से वह मूर्धन्य स्थान पर प्रतिष्ठित हुए। आइए समझें। प्रिय शिक्षार्थियों, जीजी विशा की विजय पाठ के आरंभ में ही आप पढ़ चुके हैं कि यह एक संस्मरण है। हिंदी साहित्य की कई नवीन विधाओं की तरह यह भी एक महत्वपूर्ण और रोचक विद्या है। इस पाठ को भली भांति समझने के लिए आइए पहले जान लें कि संस्मरण क्या है। संस्मरण क्या है? कभी कभी कोई व्यक्तित्व अपनी विशेषताओं के कारण हमारी स्मृति में बस जाता है। उसकी यादें हमारे भीतर रह जाती हैं। बाद में उस व्यक्ति की विशेषताओं को आधार बनाकर स्मरण करना ही संस्मरण कहलाता है। ध्यान देने योग्य बात है कि आत्मीयता से जुड़े उस व्यक्तित्व को और उससे जुड़ी विशिष्ट घटनाओं को जब हम घटनाक्रम में बांधकर उसे आकर्षक रूप में उजागर करते हैं, तो साहित्य में वह विधा संस्मरण कहलाती है। आगे देखिए, आपको एक बात और बता दें कि जब हम संस्मरण को पढ़ते हैं तो हमें स्थान स्थान पर शब्द चित्रात्मक अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। स्थान स्थान पर शब्दों की इसी चित्रात्मक अभिव्यक्ति के कारण कभी कभी यह रेखा चित्र विधा की झलक भी देने लगता है। संस्मरण विधा की इस कड़ी में प्रोफेसर कैलाश चंद्र भाटिया ने जीजी विशा और संकल्प के प्रतीक बन गए डॉक्टर रघुवंश के व्यक्तित्व को संस्मरणात्मक अभिव्यक्ति दी है। लेखक ने डॉक्टर रघुवंश को अपने स्मृति पटल पर उभारा है और उस आधार पर
संस्मरण की मुख्य विशेषताएं संस्मरणात्मक अभिव्यक्ति के रूप में सामने आई हैं। जिस प्रकार कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि गद्य साहित्य की विधाएं हैं, उसी प्रकार संस्मरण भी गद्य साहित्य की नवीन विधा है। इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। संस्मरण की प्रमुख विशेषताएं हैं परिचित एवं प्रभावपूर्ण व्यक्ति के चरित्र का स्पष्टीकरण, आत्मीयता, तटस्थ दृष्टि और रोचक शैली। आइए अब हम यह पढ़ें कि जीजी विशा की विजय रचना में यह विशेषताएं कितनी और किस प्रकार मिलती हैं। संस्मरण विधा की विशेषताओं के आधार पर पाठ की समीक्षा। संस्मरणात्मक अभिव्यक्ति। आपने पूरा पाठ पढ़ा, आइए अब इसे समझते हैं। डॉक्टर रघुवंश के व्यक्तित्व को और अधिक समझने के लिए हम इस संस्करण के लेखक के साथ साथ कुछ अन्य सूचनाओं का भी सहारा लेंगे। लेखक डॉक्टर रघुवंश के नाम से विद्यार्थी जीवन से परिचित है। उसकी डॉक्टर रघुवंश से पहली भेंट हुई, परंतु भारतीय हिंदी परिषद के जयपुर अधिवेशन में। डॉक्टर रघुवंश को देखकर लेखक दंग रह गया कि वे एक पैर से निरंतर तेजी से लिखते जा रहे हैं। उन्हें अभी तक यह नहीं पता था कि डॉक्टर रघुवंश दोनों हाथों से लाचार हैं। वह उनके व्यक्तित्व के कितने प्रभावित हुए, इस अंश से समझा जा सकता है। मैं यह देखकर चकित रह गया कि इतने विशाल समुदाय में इतने सक्षम लेखकों के होते हुए भी पूरी कार्यवाही की निरंतर रिपोर्टिंग डॉक्टर रघुवंश की बड़ी तेजी से अपने पैरों से ही कर रहे थे। एक व्यक्ति इतना अधिक सक्रिय रह सकता है, यह आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त था। लेखक ने केवल डॉक्टर रघुवंश के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए लेखक न केवल डॉक्टर रघुवंश के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए, अपितु उनकी निजी दृष्टि ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि परीक्षा में अपंग बालकों के लिए लेखक देने की सुविधा होती है, परंतु डॉक्टर रघुवंश अकेले निरंतर रिपोर्टिंग का काम कर रहे थे। वास्तव में उन्होंने अपनी सूझबूझ से लेखन की इस पद्धति को विकसित कर लिया था। डॉक्टर रघुवंश ने स्वयं आचार्य लोढ़ा को पत्र में लिखा, आज न मेरा दाहिना पैर उठता है, जिसके पंजों के सहारे हजारों हजार पृष्ठ लिखता रहा हूं, और न अपनी रीढ़ के सहारे बैठ पाता हूं। मैं अपनी लेखन प्रक्रिया में किस प्रकार दाहिनी टांग और रीढ़ पर जोर डालता रहूं। दिनांक 26/7/2005। उनका मन विपरीत स्थितियों में भी उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। उन्होंने अपने जीवन में कुछ न कुछ बनने की ठान ली थी। यह जानकारी पाठ के इस अंश को पढ़कर मिलती है। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया था तथा हिंदी साहित्य के भक्तिकाल और रीतिकाल में प्रकृति और काव्य पर विशेष DFL की उपाधि प्राप्त कर ली थी। उसी विश्वविद्यालय में वे प्राध्यापक बने। इस संदर्भ में डॉक्टर रघुवंश को समीप से जानने वाले उनके शिष्य डॉक्टर रामकमल राय ने उनके बारे में उल्लेख किया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की एमए की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उन्होंने सभी को चकित कर दिया, किंतु जब उन्होंने यह संकल्प व्यक्त किया था कि वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापन के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं स्वीकार करेंगे, तो फिर उनके शुभचिंतकों के सामने एक नई समस्या आ खड़ी हुई। जो व्यक्ति हाथ से घड़ियां नहीं पकड़ सकता,
श्याम पट पर कुछ लिख नहीं सकता, उसे शिक्षक कैसे बनाया जाए। चयन समिति और विश्वविद्यालय की कार्य समिति में इस बात पर काफ़ी बहस हुई, किंतु विजय अंतिम रूप में नैतिकता की हुई और रघुवंश जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के में प्राध्यापक हो गए। इस उल्लेख से भी डॉक्टर रघुवंश की दृढ़ता और उनके संकल्प का परिचय मिलता है। घटनाओं की सत्यता और चरित्र का स्पष्टीकरण। शिक्षार्थियों, आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि संस्मरण में स्मृति के आधार पर हम जिस प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति देते हैं, उसके जीवन से जुड़ी हुई जिन घटनाओं का हम उल्लेख करते हैं, उसमें सच्चाई का होना अत्यंत आवश्यक है। उसमें कल्पना का तत्व नहीं होता। घटनाओं के साथ साथ उस विशिष्ट व्यक्ति का चरित्र भी उभर कर सामने आता है। अब हम इस दृष्टि से देखते हैं कि प्रस्तुत संस्मरण में ये विशेषताएं किस सीमा तक हैं। आपने मूल पाठ पढ़ा। आपने इस बात पर भी ध्यान दिया होगा कि लेखक प्रत्येक घटना के साथ साथ डॉक्टर रघुवंश के चरित्र को खोलता जा रहा है। आपने अनुभव किया होगा कि घटनाक्रम के साथ साथ हम डॉक्टर रघुवंश के व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों का परिचय प्राप्त करते चलते हैं। उदाहरण के लिए, उनके साथ पहली ही भेंट में हमने डॉक्टर रघुवंश को हाथों से असक्षम होने और उनकी कार्यक्षमता, तत्परता, सूझबूझ तथा कर्मठ प्रवृत्ति के बारे में पढ़ा। साथ ही यह सूचना भी हमें मिली कि उन्होंने जो लेखन कार्य किए वे बहुत से उन विद्वानों से भी संभव न हो सका जिन्होंने मजबूत हाथ लेकर जन्म लिया। एक अन्य घटना के द्वारा हमें पता चलता है कि डॉक्टर रघुवंश बाह्य और आंतरिक रूप में तो स्वच्छ थे ही, अर्थ संबंधी मामलों में भी उनमें सूचिता दिखाई देती थी। आइए यह उदाहरण देखें। किस युक्ति से वह रिक्शा में बैठने से पूर्व उस चालक को देय राशि निकाल कर रख लेते थे। यह विस्मयकारी है, जिससे उनके साथ ली जाने वाले व्यक्ति अपने पास से पैसे न दे दें। विद्यार्थियों, आप जैसे जैसे पाठ पढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे डॉक्टर रघुवंश का चरित्र उजागर होता जाता है। उनकी संकल्प शक्ति, सौम्य व्यक्तित्व, कर्मयोगी प्रवृत्ति, आत्मविश्वास पूर्ण कार्य करने की क्षमता, आगे बढ़ने की योग्यता, विद्रोही और जुझारू प्रकृति विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। आप स्वयं भी पाठ पढ़ते हुए डॉक्टर रघुवंश के चरित्र की अन्य विशेषताएं प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सब जो क्वेश्चन आंसर्स है, अगर आपको चाहिए तो 9051378712 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इसमें आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आंसर्स नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। आइए अब हम कुछ और विशेषताओं के आधार पर इस पाठ को समझते हैं। आत्मीयता तथा तटस्थ दृष्टि। शिक्षार्थियों, यहाँ पहले यह जानना जरूरी है कि आत्मीयता तथा तटस्थ दृष्टि से क्या तात्पर्य है। अभी तक आप यह जान चुके हैं कि संस्मरण में अनुभूत स्मृतियाँ संजोई जाती हैं और उसमें कल्पना का स्थान नहीं होता। परिचित व्यक्ति से जुड़ी अनुभूतियों में निजी दृष्टि प्रधान होती है, परंतु साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि संस्मरण अतीत से जुड़ा होता है। आत्मीयता यानी अपनापन, निजता संस्मरण का मूल आधार है और तटस्थ दृष्टि से विशिष्ट व्यक्ति का विश्लेषण करना संस्मरण की एक विशेषता है। प्रस्तुत संस्मरण में हम यह पाते हैं कि लेखक डॉक्टर रघुवंश के व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित है और अपनी स्मृतियों के आधार पर अनुभूत सत्यों और घटनाओं को प्रकट करते हुए उनके चरित्र को
खोलता चला जाता है। एक एक करके उनके व्यक्तित्व तथा कृतित्व से जुड़ी विशेषताएं प्रकट होती चलती हैं। लेखक उनके कृतित्व एवं विचारक रूप के विषय में बताते हुए कुछ ऐसी बातों का भी उल्लेख करता है जो आज भी हमारे काम की हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर रघुवंश के आलेख नए राष्ट्र और वर्तमान की चुनौती के उस अंश को उभारा गया है जो आज 3 दशक के बाद भी सामयिक है। यदि सचमुच एशिया और अफ्रीका को विकसित होना है तो अपने सभी प्रश्नों को निजी संदर्भ में रखकर देखना होगा। विकास की यह पद्धति मूलतः भ्रामक है कि जिस रेखा में किसी दूसरे देश ने उन्नति की है उसी रेखा पर आगे बढ़ा जा सकेगा। विकास की रेखा का प्रत्येक बिंदु आगे आने वाले बिंदुओं को अग्रसर करने में सहायक हुआ है, स्वयं पीछे रहकर, पिछड़कर। ऐसी स्थिति में दूसरा व्यक्ति या राष्ट्र अपने विकास के लिए उस रेखा का अनुकरण करना चाहेगा तो वह सदा के लिए अनुवर्ती बना रहेगा, पिछड़ा रहेगा। विकास की प्रतिद्वंदिता में और बिना प्रतिद्वंदिता के विकास कभी संभव नहीं होता। सदा अपनी स्वतंत्र रेखा खींचनी होगी। स्पष्ट है कि डॉक्टर रघुवंश से लेखक के लगाव के कारण अनेक हैं। अपनी अक्षमता को डॉक्टर रघुवंश ने किसी प्रकार की बाधा नहीं बनने दिया। वे लेखक के लिए तो प्रेरणा बने ही पाठकों के लिए भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी हम सक्षम लोग भी निराश होकर निष्क्रिय बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर रघुवंश जैसे लोग हमें दिशा दिखाते हैं। डॉक्टर रघुवंश के कृतित्व एवं सम्मान। डॉक्टर रघुवंश ने अनुशीलन पत्र का अनेक वर्ष तक संपादन किया। अभूतपूर्व कृति के रूप में जेल और स्वतंत्रता शीर्षक से पत्रों का संग्रह प्रकाशित हुआ। डॉक्टर रघुवंश एक विचारक के रूप में अधिक मुखर रूप में त्रैमासिक पत्रिका क ख ग से सभी के सामने आए। उन्होंने इस पत्रिका का संयोजन किया तथा संपादक मंडल में भी प्रमुख भूमिका निभाई। मानव पुत्र ईसा जीवन और दर्शन कृति द्वारा डॉक्टर रघुवंश का प्रखर विचारक रूप निखर कर आया, जिसके लिए उन्हें सन 1985 में श्री भगवान दास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अन्य अनेक सम्मानों में बिरला ट्रस्ट द्वारा शंकर पुरस्कार तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिष्ठित भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सभी कुछ उन्होंने मजबूत मन और दृढ़ इच्छा शक्ति द्वारा प्राप्त किया। लेखक की तटस्थ दृष्टि ही डॉक्टर रघुवंश द्वारा रचित जीवनी मानव पुत्र ईशा जीवन और दर्शन की उस दृष्टि को उभारती है जिसमें हिंसा, प्रतिशोध और स्वार्थ के अंधकार में घिरा वर्तमान विश्व का वातावरण ईसा की दया, करुणा और क्षमा को भारतीय परंपरा से जोड़कर देखता है। ईसा का जीवन और दर्शन भारतीय ज्ञान परंपरा से मेल खाते हैं। आगे देखिए, रोचक भाषा शैली। संस्मरण परिचित व्यक्ति के जीवन से जुड़ी घटनाओं की सत्य अभिव्यक्ति होती है, इसलिए संस्मरण में स्वाभाविकता, सरलता व रोचकता के साथ साथ वर्णनात्मक शैली भी होती है। प्रस्तुत संस्मरण सरल भाषा में लिखा गया है, जिसमें रोचकता का गुण विशेष रूप से विद्यमान है। जैसे जैसे आप पाठ पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपकी रुचि डॉक्टर रघुवंश को जानने के लिए बढ़ती चली जाती है। घटनाओं में वर्णनात्मकता के साथ साथ कौतूहल और रुचि दोनों समावेश है। आपने पढ़ा कि लेखक ने कितने अच्छे ढंग से मन का विश्लेषण किया है। मन की व्याख्या जहां आपको एक नई दृष्टि देती है, वहीं डॉक्टर रघुवंश के
सुदृढ़ मन से भी परिचित कराती है। लेखक की भाषा सरल परंतु शुद्ध साहित्यिक भाषा है। तटस्थ, निकटस्थ, संगोष्ठी, प्रवेक्षण, अभिक्रिया, समुच्चय, नववल्कल, सुचिता, परिलक्षित, सृजनात्मक, चैतन्य, बौद्धिक, प्रतिद्वंदिता जैसे साहित्यिक तत्सम शब्द संस्मरण को प्रभावपूर्ण बनाते हैं। भावात्मक, वर्णनात्मक और व्याख्यात्मक शैली के संयोजन से यह संस्मरण बहुत ही प्रभावपूर्ण बन पाया है। आइए देखते हैं भावात्मक शैली। मैं यह देखकर चकित रह गया कि इतने विशाल समुदाय में इतने सक्षम लेखकों के होते हुए भी पूरी कार्यवाही की निरंतर रिपोर्टिंग डॉक्टर रघुवंश ही बड़ी तेजी से अपने पैर से ही कर रहे थे। मैं निरंतर सोचता रहा कि आखिर कौन सा तत्व है, कारण है जिससे रघुवंश विपरीत परिस्थितियों में भी आगे ही बढ़ते गए। सहज सरल भाषा। यह मन ही तो है जिसमें चाह है, लक्ष्य है, वही उसमें पवित्रता, कोमलता व प्रियता है। उनका नव उत्साह से भरा मन हमेशा लेखन कार्य, सेवा कार्य में रमता है। विषय के अनुसार गंभीर परंतु बोधगम्य भाषा। देश विदेश के विद्वानों, वैज्ञानिकों ने गंभीर विचार विमर्श कर मन को परिभाषित करने की चेष्टा की। मस्तिष्क की तरंगों को कोई चेतना, कोई चीति, कोई संज्ञान की संज्ञा देता है। कल्पना करना, अतीत में जाना, अवधान, पर्यवेक्षण, विचारणा आदि अभिक्रियाओं का संपादन मस्तिष्क करता है, जिनके समुच्चय का नाम मन है। पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग। आप जानते हैं, विशिष्ट क्षेत्र में, विशिष्ट संदर्भ में निश्चित संकल्पनाओं को खोलने वाले शब्द ही पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। यहाँ मन की बात विस्तार से हुई है, तो तत्संबंधी पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग दर्शनीय है। मन को विद्वानों ने 3 मंजिला भवन, नववल्कल, वत्सल और सर्पिल माना। आगे देखिए, मानक वर्तनी का प्रयोग। आपने ध्यान दिया होगा, पूरे पाठ में गद्य, शुद्ध, बुद्धि, औद्योगिक आदि शब्दों में संयुक्त शब्द जोड़कर लिखे गए हैं। मानक भाषा वर्तनी के यही रूप स्वीकार्य है। इस प्रकार के अन्य शब्द चुनकर आप मानक और अमानक शब्दों की एक सूची तैयार कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जिजीविषा की विजय संस्मरण में वे सभी विशेषताएं हैं जो एक अच्छे संस्मरण में होना चाहिए। इस प्रकार किसी भी पाठक के मन पर संस्मरण के रूप में यह पाठ समग्र प्रभाव डालता है। प्रमुख व्याख्याएं। अब आपने पूरा पाठ पढ़ लिया है और संस्मरण की विशेषताओं से भी आप परिचित हो गए हैं। आइए पाठ में आए कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या पढ़ समझ लेते हैं। अंश 1। साधारणतः परीक्षा में भी ऐसे बालकों को कोई लेखक देने का प्रावधान है, पर डॉक्टर रघुवंश ने अपनी सूझबूझ से ऐसी पद्धति विकसित कर ली थी जो प्राय देखने को नहीं मिलती है। इस पद्धति से उन्होंने सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण की। प्रसंग। लेखक भारतीय हिंदी परिषद के जयपुर अधिवेशन में गए थे, जहां उनकी भेंट डॉक्टर रघुवंश से पहली बार हुई और वे डॉक्टर रघुवंश को पैर से निरंतर तेजी से लिखते देखकर दंग रह गए। इन पंक्तियों में अपंग होते हुए भी डॉक्टर रघुवंश की तीव्र कार्य क्षमता को प्रकट किया गया है। व्याख्या।
भारतीय हिंदी परिषद के जयपुर अधिवेशन में रिपोर्टिंग का कार्य डॉक्टर रघुवंश कर रहे थे। डॉक्टर रघुवंश दोनों हाथों से अपंग थे, किसी भी हाथ में कलम नहीं पकड़ सकते थे। उनके कार्य में कहीं भी अक्षमता का बोध नहीं हो रहा था। वे बड़ी तीव्रता से पैरों की उंगलियों में कलम फंसाकर रिपोर्टिंग का कार्य कर रहे थे। लेखक को बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि अपंग होने के बावजूद भी एक व्यक्ति इतनी अधिक सक्रियता से कार्य कर सकता है। प्राय ऐसा होता है कि यदि कोई बालक अपंग हो तो परीक्षा में लेखन कार्य करने के लिए लेखक नियुक्त किया जाता है ताकि परीक्षा में उसे कोई व्यवधान न हो। परंतु डॉक्टर रघुवंश ने अपने हाथों के न होने को अपनी कमजोरी या अक्षमता नहीं माना था। उन्होंने अपनी व्यवहारिक योग्यता से पैरों से ही लिखने का अभ्यास किया और इसी प्रक्रिया के माध्यम से सभी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उन्होंने मन में जो निश्चय किया उसे अपनी बुद्धि के धरातल पर स्थापित कर पूर्ण किया। अंश 2। मन को विद्वानों ने 3 मंजिला भवन नववकल वत्सल सर्पिल माना। लगता है अतीन्द्रिय अनुभवों के केंद्र मन सर्पिल में ही उन्होंने पक्का विचार बना लिया होगा। प्रसंग। लेखक की डॉक्टर रघुवंश से सर्वप्रथम भेंट हुई। भेंट में उनकी अपंगता का ज्ञान हुआ और साथ ही उनके जिंदा दिल कर्मठ व्यक्तित्व का साक्षात्कार भी हुआ। तब से वह निरंतर यह सोचा करते थे कि आखिर वह कौन सा तत्व है जो डॉक्टर रघुवंश को विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। काफ़ी सोच विचार कर उन्होंने यह मत बनाया कि निश्चित रूप से डॉक्टर रघुवंश के मन को कुछ बनने का दृढ़ निश्चयी भाव था। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक मन के स्वरूप को व्याख्यायित करते हुए डॉक्टर रघुवंश के दृढ़ व्यक्तित्व को उजागर कर रहे हैं। व्याख्या। इस अनुच्छेद में लेखक ने मन क्या है विषय पर हुई अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि मन और मस्तिष्क में अंतर है। मस्तिष्क में अनगिनत चेतना की तरंग उठती रहती है और मन उन तरंगों का समुच्चय संगठन है। विद्वान मन को 3 मंजिल भवन की भांति मानते हैं जिनमें भाव तरंगे उठती हैं और संवेगात्मक प्रक्रिया में विकसित होती हैं, फिर क्रियात्मक रूप धारण करती हैं। डॉक्टर रघुवंश ने अपनी अपंगता को संवेगात्मक सशक्तता प्रदान की और मन में सुदृढ़ता से यह निश्चय किया कि यह अपंगता उनके जीवन के किसी कार्य में बाधक नहीं होगी और जीवन भर उनके मन की सुदृढ़ता कायम रही और वे हर क्षेत्र में आगे बढ़े। उन्होंने निश्चित रूप से मन की गहराई में दृढ़ संकल्प कर लिया था कि जीवन में सफल होना ही है, चाहे जैसी भी परिस्थितियां आए। जिसका मन मजबूत होता है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अंश 3। अर्थ की सुचिता के वे ज्वलंत उदाहरण हैं। हर प्रकार की स्वच्छता की भावना उनके स्वभाव का अभिन्न अंग रही है। प्रसंग। लेखक डॉक्टर रघुवंश के व्यक्तित्व की सुदृढ़ता के साथ साथ उनके स्वभाव की निश्चलता, आत्मसम्मान का भाव और पवित्रता को प्रस्तुत पंक्ति में अभिव्यक्त कर रहे हैं। व्याख्या। डॉक्टर रघुवंश के मन में निरंतर आगे बढ़ने की इच्छा थी। जीवन के लिए लक्ष्य निर्धारित था। उनका मन सदैव नई प्रेरणा और उत्साह के साथ कार्य करने की ओर अग्रसर रहता था।
लेखन ने के प्रति उनकी समर्पित भावना थी। उनका स्वभाव बहुत ही पवित्र और निर्मल था। उनकी यह पवित्रता उनके रहन सहन, व्यक्तित्व तथा हर कार्य व्यापार में दृष्टिगत होती थी, जिसका प्रभाव उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देता है। उक्त पंक्तियों को विशेष रूप से अर्थ की पवित्रता के संदर्भ में लेखक ने कहा। डॉक्टर रघुवंश अर्थ के मामले में कभी भी किसी की दया या एहसान लेने को राजी नहीं थे। वे रिक्शे में भी जाते तो रिक्शे वाले को देने के लिए वाली रकम न जाने किस ढंग से पहले ही निकाल कर रख लेते थे। इसलिए लेखक ने डॉक्टर रघुवंश को अर्थ की सुचिता का ज्वलंत उदाहरण माना है। अंश 4। संकल्प ही तो चेतना का वह गुण है जिसमें मन की दृढ़ता, इच्छा, विचार, चिंतन, विमर्श विद्यमान रहते हैं। प्रसंग: इस गद्यांश में लेखक डॉक्टर रघुवंश के जीवन की हर कार्य प्रवृत्ति के मूल में उनके मन की संकल्पमय सक्रियता को उजागर कर रहे हैं। व्याख्या: संकल्प शक्ति जीवन का सुदृढ़ आधार है, जो मनुष्य के मन की इच्छाओं व विचारों को सुनिश्चित गतिशीलता व सशक्तता प्रदान करती है। संकल्प शक्ति मनुष्य की प्रतिष्ठा का मूल मंत्र है। डॉक्टर रघुवंश के संदर्भ में कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने जीवन में जो सृजनात्मक कार्य किया है, उनका आधार सुदृढ़ संकल्प चेतना है। इसी वैचारिक, चिंतनशील, संकल्पपूर्ण इच्छा शक्ति ने उन्हें निरंतर लेखन कार्य की ओर प्रेरित किया और वे एक सच्चे कर्मयोगी के रूप में कार्यरत रहे। अंश 5। जो आत्मविश्वास पूर्वक कार्य करता है, उसकी योग्यता तो उनके कार्यों से प्रकट होती है। यही कारण है कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में जब हिंदी साहित्य कोश का निर्माण प्रारंभ हुआ तो डॉक्टर रघुवंश न केवल संपादक मंडल में रहे, वरन उस परियोजना का संयोजक तत्व भी किया। उन्होंने कोश के लिए लेखन कार्य भी किया। हिंदी साहित्य कोश की प्रकाशन में उनका बड़ा योगदान रहा। किसी भी परियोजना का विकास कर उसको ऊंचाई तक ले जाना और उसके लिए अपने को न्यौछावर करते रहना उनका स्वभाव बन गया। योजकता, आत्मविश्वास, आत्मबल, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का संबल लेकर वह निरंतर आगे बढ़ते ही गए। प्रसंग: इस गद्यांश में लेखक डॉक्टर रघुवंश के व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं को उजागर करने के साथ साथ उनके कृतित्व को भी स्पष्ट किया गया है। व्याख्या: डॉक्टर रघुवंश के व्यक्तित्व की यह विशेषता थी कि वह हर कार्य आत्मविश्वास पूर्ण ढंग से करते थे, जिससे उनकी योग्यता और कार्यकुशलता दोनों का ही परिचय मिलता था। हिंदी साहित्य कोश का निर्माण कार्य आरंभ हुआ तब डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इस कार्य का निर्देशन कर रहे थे। डॉक्टर रघुवंश ने इस कार्य के लिए न केवल संपादक का कार्य किया, अपितु कार्य संयोजन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही कोश के लिए लेखन कार्य भी किया। ये तीनों कार्य साधारण नहीं थे। उनके असाधारण सहयोग से साहित्य कोश का प्रकाशन कार्य संभव हुआ। उनके भीतर कार्य करने की लगन थी, अपने ऊपर पूरा विश्वास था, पूरी कर्तव्य निष्ठा से कार्य करना, उस कार्य को ऊंचाई तक ले जाना, काम के लिए मर मिटना, खुद को न्यौछावर कर देना, आत्मविश्वास पूरक कार्य करना उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं थी। वास्तव में कहा जाए तो कार्य के प्रति उनमें आत्मसमर्पण का भाव था। इन्हीं अनेक गुणों के कारण उन्होंने जीवन में सफलता पाई और आगे ही आगे बढ़ते चले गए। आपने यह पढ़ लिया है
समझ भी लिया है। यह भी जाना कि दिव्यांग भी अपनी दृढ़ता के बल पर अपने कौशल को विकसित करते हैं। जिस प्रकार हर व्यक्ति में विशेष प्रकार का हुनर छिपा रहता है, वैसे ही दिव्यांग भी इससे युक्त होते हैं। यह जरूरी है कि दिव्यांगों के अधिकारों एवं उनकी सुविधाओं के प्रति हमें सचेत रहना चाहिए। सरकार ने अनेक प्रकार से दिव्यांगों का ध्यान रखा है, जैसे मेट्रो में, रेलों, बसों में, इमारतों में तरह तरह से उनका ध्यान रखा जाता है। यदि आप कहीं इस संदर्भ में कोई कमी देखें तो संबंधित व्यक्तियों को इन्हें दूर करने के लिए कहें। इसलिए कहा जाता है कि हमें दिव्यांगों के प्रति दया, सहानुभूति नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि उनके अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। आइए, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये प्रोफेसर कैलाश चंद्र भाटिया जी का फोटो है। योग्यता विस्तार देख लीजिए। लेखक परिचय। प्रोफेसर कैलाश चंद्र भाटिया लाल बहादुर शास्त्रीय राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी से सेवानिवृत्त हुए। वे अनेक संस्थाओं तथा भारत सरकार की विविध समितियों में भाषा विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत रहे। भाषा विज्ञान तथा हिंदी भाषा के विविध पक्षों पर अनुसंधान के साथ गद्य साहित्य की नवीन विधाओं पर उन्होंने कार्य किया। आगरा तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से भी संबंध रहे। वृंदावन शोध संस्थान वृंदावन के निदेशक के रूप में कार्य किया। प्रमुख रचनाएं: अखिल भारतीय प्रशासनिक कोश, अंग्रेजी हिंदी अभिव्यक्ति कोश, अंग्रेजी हिंदी शब्दों का ठीक प्रयोग, हिंदी भाषा शिक्षण, भारतीय भाषाएं, विविध प्रयोजन मूलक कामकाजी हिंदी, व्यवहारिक हिंदी, अनुवाद कला, सिद्धांत और प्रयोग, भाषा भूगोल, संक्षेपण और पल्लवन आदि 35 से अधिक प्रकाशित पुस्तकें। लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के सील ऑफ ऑनर, साहित्य वाचस्पति नाताली पुरस्कार से सम्मानित, महामना मदन मोहन मालवीय सम्मान से अलंकृत। संस्मरण गद्य साहित्य की एक सशक्त विधा है। इस विधा का आरंभ भारतेंदु युग से हुआ। हिंदी में अनेक संस्मरण लिखे जा चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए कुछ नाम दिए जा रहे हैं। दीप जले शंख बजे, कन्हैयालाल मिश्र जी प्रभाकर द्वारा लिखा गया। गांधी कुछ स्मृतियां, ज्ञानेंद्र कुमार। जिन्हें भूल न सका, राम नारायण उपाध्याय। उजाले अपने यादों के, भवानी सिंह। बच्चन निकट से, अजीत कुमार। मेरे हमदम मेरे दोष, कमलेश्वर। आगे देखिए। यादों की तीर्थ यात्रा, विष्णु प्रभाकर। युग पुरुष, रामेश्वर शुक्ल अंचल। याद हो न याद हो, काशीनाथ सिंह। भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के 1000 दिव्यांग बच्चों से खास मुलाकात की और अपने अनुभवों को अदम्य साहस नामक कृति में संजोया। इस कृति में एक स्थान पर लिखा है, विकलांगता का भाव तो इंसान के दिमाग में होता है। निर्मल और तेजस्वी दिमाग वाला व्यक्ति एक मूल्यवान नागरिक होता है, भले ही वह शारीरिक रूप से विकलांग हो। आगे देखिए। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले डॉक्टर गोपाल राय ने दिव्यांग होते हुए भी सफलता की बुलंदियों को चूमा है। हिंदी, उर्दू के सुप्रसिद्ध लेखक तथा महाभारत धारावाहिक के संवाद लेखन के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर राही मासूम रजा ने दिव्यांग होते हुए भी 300 से ज़्यादा फिल्मों में की पटकथा लिखी और आधा गांव
जैसे उपन्यास साहित्य जगत को दिए। ठीक है, अब देखिए ये चैप्टर तो हमारा यहाँ कंप्लीट हो रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, सॉल्व सैम्पल पेपर्स चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस चाहिए, तो सब कुछ हमारे यहाँ मिलता है। ये जो नंबर है 9051378712, इसमें आप कांटेक्ट कीजिएगा, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है।